राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में करेंगे राजस्थान का साहित्य। और आप सभी को पता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं, तो इसको वैसे हल्के में मत लेना और अच्छे से पढ़ना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को क्लास में याद करवा दूँ। देखो सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं राजस्थानी साहित्य के कालक्रम की, तो देखो कालक्रम देखो प्राचीन काल और पूर्व मध्य काल, उत्तर काल और आधुनिक काल, यानी कि 4 भागों में बंटा हुआ है। तो देखो जो प्राचीन काल है ना, उसकी बात करें तो 1050 से 1450 का समय था भाई। इस समय जो ये वाला समय है ना, इसको वीर गाथा काल कहा जाता था। तो प्राचीन काल को क्या कहा जाता था? वीर गाथा काल, याद रखना, जो कि 1050 से सीधा अपने 1450 तक चलो, यहाँ का समय। फिर 14 से आगे चलो, 1450 से मतलब 1500 थोड़ा ऊपर लेके जाओ 1650 ईस्वी तक, तो पूर्व मध्यकाल बड़ा है। तो जो पूर्व मध्यकाल का है, जो यह समय ये भक्ति काल कहलाता था। पूर्व मध्यकाल को क्या कहते थे? भक्ति काल, जो कि 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी का समय था। आगे बात करते हैं उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल की बात करें तो देखो 1650 से लेकर के थोड़ा सा आगे और चलो 1850 तक का समय था। तो जो ये वाला समय था ये श्रृंगार रीति कहलाता था, यानी नीति का काल भी बोल दो, चाहे श्रृंगार रीति कहलाता था। फिर आधुनिक काल, जो वर्तमान का काल है आधुनिक काल, तो ये देखो 1850 से लेकर के अब तक का ये काल है वर्तमान काल, ये आधुनिक काल था, ठीक है। और जो ये वर्तमान काल आधुनिक काल है, इसकी बात करें जो बांकीदास है और सूर्यमल मिशन है, इन्होंने इस समय जो मतलब युवाओं थे उन्होंने जागृति का काम किया था भाई। इस समय जो आधुनिक वर्तमान काल है तो उनके लिए लेकर चले। तो देख लो भाई राजस्थानी साहित्य का कालक्रम। अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य की शैलियाँ, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो सीधा सीधा कई बार यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वचनिक का है, इसका क्या अर्थ है, वाद का क्या है, पर्ची का, प्रकाश, मर्ष्या ये क्या है, रासों का। कई बार सीधा ही यहाँ से ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और फिर इनके जो अंदर से क्वेश्चन आते हैं वो तो पता ही है कितनी बार कितने इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। एक बार इनमें से मैं थोड़े थोड़े आपको बता देती हूँ। देखो बात करते हैं अगर अपने पर्ची की। देखो पर्ची की बात करें तो जो संत महात्माएं होते हैं ना, उनके जीवन का परिचय जिस रचना में मिलता है उसको पर्ची कहते हैं, जो संत महात्माओं का जीवन परिचय। तो पहली तो सभी को पता है, जो मतलब पहेलियां सुलझाते हैं आड़ वगैरह वो आ जाती है, उसको छोड़ो, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रकाश की। तो देखो प्रकाश जो कोई किसी की व्यक्ति है, मान लो किसी, उसकी विशेष जो उपलब्धियां क्या है, विशेष उपलब्धियां होगी, जो विशेष उपलब्धियां घटना है ना, उस पर जो प्रकाश डालते हैं वो प्रकाश होता है। प्रकाश डालना ही विशेष उपलब्धियों पर प्रकाश होता है। अब मर्ष्या क्या है? मर्ष्या नाम से ही पता चल रहा होगा, कोई व्यक्ति विशेष है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु पर जो अपने शौक नहीं प्रकट करते, उनको मतलब जो उनका दुख होता है उसको मतलब अपनी मतलब उसको थोड़ा शौक प्रकट करते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है मर्ष्या में, ठीक है ना। अब रासो क्या है? तो रासो ये मैंने आपको पहले जो वीडियो कराई थी उसमें सारा थोड़ा थोड़ा बताया था, और फिर इनको जब आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो वापस आ जाएगा। रासो देखो क्या है? रासो देखो राजा की जो महानताएं होती है, वीरता, युद्ध, इन सब का जो वर्णन होता है वो रासो के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, वही होता है रासो। अब कहावतों का तो पता ही होगा सभी को। और बात करें विगत की, तो विगत देखो जो हिस्ट्री इतिहास की जो जो पुस्तकें होती है जिसमें प्रशासनिक, जो सामाजिक हो गए, आर्थिक जो जानकारी देते हैं वो विगत होता है भाई। तो दोस्तों अब इनको एक एक करके शैलियों को अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ख्यात। देखो पहली ख्यात ये क्या है? किसी राजवंश की उपलब्धियां वंशावली मिलती है जिसमें वो ख्यात होती है। और जो ख्यात है ना, ये देखो संस्कृति के ख्याति शब्द से, ख्या से ख्यात, ख्याति ही से बनाए हुए संस्कृति के। और किसी राजवंश की उपलब्धियां होगी, वंशावली, ये सारी जिसमें मिलती है वो ख्यात होता है। और इसमें जैसे ख्यात में देख लो, ये रहा मुहनोत नैन सिरी ख्यात आ गया, जैसे बांकीदास ख्यात है ना, तो ये ख्यात नाम से देखो पता चल जाएगा ख्यात यही है। इसमें राजवंश की उपलब्धियां होगी, ये वंशावली, ये सब इसमें होता है। अब देखो ख्यात में पढ़ते हैं मुनोत नैन सिरी ख्यात। देखो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मुनोत नैन सिरी ख्यात। तो ये तो आप देख ही लो, इम्पोर्टेंट है। मुनोत नैन सिरी ख्यात है भाई, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। और बात करें अपने जो नैन सी है ना, इनको राजपुताने का क्या कहा गया है? अबुल फजल कहा गया है।
ख्यात की बात करें तो ये किसके समय प्रारंभ हुई थी? ख्यात भाई अकबर के समय प्रारंभ हुई थी, यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अकबर के समय प्रारंभ होती है। तो मैं ख्यात का समझ में आ गया। तो सबसे प्राचीन ख्यात पूछे तो मोनोत नैनसीरी ख्यात है, और नैन्सी को क्या कहा गया है? राजपुताने का अबुल फजल। अब आगे चलते हैं। इसकी देखो ख्यात पढ़ रहे हैं, ख्यात में एक तो मोनोत नैनसीरी ख्यात, अब एक और बांकीदासरी ख्यात है, उसको और देखते हैं। देख लो ख्यात है ना, जितनी उनको पढ़ लेते हैं। बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, ये ख्यात वही है। मैंने ख्यात बताया, ख्यात संस्कृति के ख्याति शब्द से बना है, जो किसी राजवंश की उपलब्धियां होगी, वंशावली जिसमें मिलती है वही होता है। तो एक पढ़ के आए अपने, कौन सी ख्यात पढ़ के आई है? मोनोत नैनसीरी। अब बांकीदासरी ख्यात, तो बांकीदासरी ख्यात बांकीदास के द्वारा है भाई रचित, और जो मोनोत नैन्सी है वो मोनोत नैन्सी के द्वारा, सॉरी इसमें थोड़ा सा लिखा नहीं, मोनोत नैन्सी के द्वारा रचित, तो लिख लेते हैं अपने, ठीक है, मोनोत नैन्सी द्वारा रचित। तो देखो बांकीदास रे ख्यात की बात करते हैं, तो बांकीदास है ये जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे भाई। तो ध्यान रखना, बांकीदास किन के दरबारी कवि थे? बांकीदास मानसिंह के, महाराजा मानसिंह जो जोधपुर के। और इसमें जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताई गई है। जो बांकीदास की ख्यात है ना, इसमें किसकी तिथि बताई गई है? जयपुर जोधपुर की स्थापना तिथि बताई गई है, ठीक है, इसमें ये वर्णन है। फिर देखो दयालदासरी ख्यात, बीकानेरा राठौड़री ख्यात है। दयालदासरी ख्यात बोल दो या बीकानेरा राठौड़री ख्यात, एक ही बात है। अगर बात करें तो राजस्थान की अंतिम ख्यात पूछ ले, ख्यात देखो ख्यातें पढ़ी है, अंतिम ख्यात पूछ ले तो दयालदासरी ख्यात, बीकानेरा राठौड़री ख्यात, एक ही बात है, ये अंतिम ख्यात है। और किसने लिखी दयालदासरी ख्यात या फिर बीकानेरी राठौड़री ख्यात? तो दयालदास सिडावच ने लिखी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है दयालदास, और सिडावचन ने इसका है पूरा नाम है। आगे देखो दयालदास की रचना, तो सबसे पहले ध्यान रखना दयालदासरी का अंतिम, राजस्थान की अंतिम ख्यात है। और दयालदास की रचना की बात करें तो ख्याल देश तर्पण। अब ऐसे लो, दयालदास दयाल है, दयालु बड़े ही है, उनको बड़े ही ख्याल आते हैं, दयाल ख्याल, तो ख्यात, तो याद रहिएगा ख्याल से ख्यात देश तर्पण, नाम से ही ख्यात है तो ख्यात देश तर्पण, ठीक है। और बात करते हैं दयालदास सिडावच ने लिखी दयालदासरी ख्यात, परंतु ये किसके दरबारी कवि थे दयालदास? तो ये बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे भाई। अब पढ़ते हैं वचनिक का। देखो अपने जो शैलियां देखी, सबसे पहले ख्यात देखी, सेकंड नंबर पे वचनिक का, एक बार इसी पेज पे लेके जाते, ख्यात पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं वचनिक का क्या है। तो देखो वचनिक का संस्कृत के वचन से बना है, जिसमें गद्य और पद्य, यानी कि जो गद्य और पद्य होते हैं उसको चंपू कहते हैं। तो वचनिका की इनका जो मिश्रण होता है वो चंपू, यानी कि गद्य और पद्य की रचना होती है वो वचनिका, यानी कि संस्कृत के वचन से बना है। इसमें गद्य और पद्य की दोनों की होती है भाई। देख लो आगे, देखो वचनिका कौन कौन सी, देखो अचलदास खींची वचनिका, राठौड़ महेश दासोद जी री वचनिका, तो ये वचनिका है। अब अचलदास खींची वचनिका मैंने याद करवाई थी ट्रिक से, स्टार्टिंग में मैंने करवाई थी तब, शिवदास गार्डन की है भाई ये। मैंने आपको ऐसे याद कराई, खींची से खींचना, चलता क्या है, जब बैलगाड़ी नहीं होती, गाड़ा, बैलगाड़ी, उसके पीछे गड्ढा होता है, बैलगाड़ी, गार्डन, ऐसे लो, तो खींचेंगे उसको ना, बेल को ऐसे ऐसे, तभी वो चलेगा, चल अचलदास खींची वचनिका शिवदास गार्डन की। तो अब बात करते हैं अचलदास खींची वचनिक का, इसमें वर्णन किसका है? तो इसमें जो वर्णन है वो गागरोन शासक कौन? अचलदास खींची का ही वर्णन है, गागरोन के शासक है ये, इनका ही वर्णन है। तो अचलदास खींची वचनिक का, तो अचलदास खींची का ही वर्णन होगा। आगे देखो राठौड़ महेश दासोदरी वचनिक का, दासोदरी वचनिक का, ये वचनिक का ही है भाई दोनों। तो ये जो राठौड़ महेश दासोदरी वचनिक का, ये है जग्गा खिड़िया द्वारा रचित। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखिए राठौड़ महेश दासोत आ रहा है, महेश है कोई नाम का लड़का, दासोत, दासोत से लो दोस्त, नाम थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, दासोत दोस्त, महेश दासोत, महेश अपने दोस्त को देखकर खिड़ गया, यानी कि खुश हो गया, जग्गा खिड़िया, तो जग्गा खिड़िया कैसे भी थोड़ा कनेक्ट करके याद रह जाएगा। अपना ख्यात हो गया, वचनिका होगी। अब पढ़ते हैं वात। तो ये लो भाई ख्यात वचनिका होगी। अब पढ़ते हैं इसे वात को। लो भाई वात का क्या अर्थ है? वात, वात क्या होती है? बात ही तो होती है, कहानी तो होती है, वात बात या कहानी है। तो अब बात करते हैं इसमें, देखो कौन कौन सी है वात। विरमदेव सोनग्रा रिवात हो गई, डोला मारू रिवात हो गई, गोरा बादल रिवात हो गई। अब बात करते हैं भाई ये किन के द्वारा है रचित, इनको भी याद करेंगे। तो देखो विरमदेव सोनग्रा रिवात, ये तो पद्मनाथ याद रह जाएगी, विरमदेव सोनग्रा की भी को पता होगा और इम्पोर्टेंट भी है पद्मनाथ। आगे बात करें तो डोला मारू रिवात खुशहाल चंद्र। देखो डोला मारू, जब ढोल मतलब मारा जाता है, बजता है ना ढोल, ढोला मारू रिवात की ढोल बजता है, तो ढोल बजता है, नाचते हैं तो बड़े खुश होते हैं, खुशहाल चंद्र है ना, खुशी तो होती है, ढोल बजता है, ढोल पे नाचते हैं, तो डोला मारू रिवात खुशहाल चंद्र। विरमदेव सोनग्रारी पद्मनाथ। फिर गोरा बादल रिवात वात, देखो
एक कहते हैं ना, जाटों के छोरे बड़े गोरे गोरे रे जाटों के छोरे, गोरा बादल री बात तो जाटमल, जाटमल जाटों के छोरे बड़े गोरे गोरे, थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लो भाई। गोरा बादल री बात, तो जो गोरे गोरे हैं वो जाटो मल के हैं ना, ऐसे थोड़ा कनेक्ट अपने हिसाब से ऐसे भी कर लो। मैंने तो अपने हिसाब से याद करवाने की कोशिश, कोई जरूरी नहीं है ये ऐसे ही बैठे। तो गोरा बादल री बात, जब भी गोरा बादल की बात आती है तो जाटों को ले लेना जाटमल। डोला मारू री बात, ढोलक बजेगा तब भी खुश हो जाना खुशहाल चंद्र, विरम देव सोनग्रारी पद्मनाथ। फिर देखो एक लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है, ये क्या कहती है? ये कहती है फौज में नगाड़ा बात में हुंकारा जरूरी हुआ है। भाई फौज में तो नगाड़ो जरूरी हुआ है और बात में हुंकारो भरनो जरूरी है ना। तो ये लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत कहती है। आगे देखो बात पढ़ लिया, पर्ची क्या है? मैंने बताया पर्ची है संत महात्माओं का जीवन परिचय मिलता है, जिसमें रचना होती है, जिनमें संत महात्माओं को जीवन परिचय मिलता है, वो पर्ची होती है। पर्चियां कौन कौन सी है देख लो। देखो पर्चियां संत महात्माओं से रिलेटेड होगी, जैसे रैदास री पर्ची होगी, मीराबाई री पर्ची होगी, कबीर री पर्ची होगी। तो ये पर्चियां हैं, इनको ध्यान रख लेना। अब देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? विशेष उपलब्धियों घटना पर प्रकाश डाला गया, जो विशेष उपलब्धियां जो घटनाओं पर प्रकाश डाला गया। जैसे देख लो प्रकाश कौन सा, राज प्रकाश, सूरज प्रकाश। अब राज प्रकाश किसका है? किशोरदास का। और सूरज प्रकाश मैंने कैसे याद करवाया था, इंपॉर्टेंट भी है, मैंने ऐसे याद करवाया था करणी माता लोग, करणी माता देशनोक वाली, ठीक है ना। जब भी करणी माता के जाएंगे ना अपना, है ना, वहां पर दान भी देंगे, थोड़ा से ले लेना। तो भाई जब करणी माता के मंदिर में जाते हैं, माता के दर्शन करते हैं, तो प्रकाश सा छा जाता है सूरज की तरह। तो सूरज प्रकाश करनीदान हो गया। प्रकाश, प्रकाश की दो है, राज प्रकाश, सूरज प्रकाश। राज प्रकाश है किशोरदास की, तो राज किशोर इसे ले लेना। फिर आगे मर्ष्या। मर्ष्या क्या है? देखो मर्ष्या किसी व्यक्ति विशेष पर मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए मर्ष्या काव्यों की रचना की गई है। तो देखो एक याद रखना, मर्ष्या इंपॉर्टेंट भी है। जीते जी मर्ष्या लिखवाने वाले कौन थे? तो जीते जी लिखवाने वाले जो मर्ष्या लिखवाए थे उन वे थे कल्ला रायमतोर, कल्ला रायमलोथ। किससे लिखवाए थे जो कल्ला रायमलोथ है? पृथ्वीराज राठौड़ से लिखवाते हैं। तो ये मर्ष्या का ध्यान रखना। मर्ष्या नाम से पता है व्यक्ति विशेष पर मृत्यु पर जो शोक प्रकट करवाए जाते हैं। एक मतलब मरे नहीं पर जीते जी अपने मर्ष्या लिखवा लिया था, वो याद रखना। कल्ला रायमलोथ नाम ही ऐसा है, कल्ला जी, कल्ला रायमलोथ। तो भाई जीते जी अपना मर्ष्या लिखवा लिया। किससे लिखवाया था? पृथ्वीराज राठौड़ से लिखवाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो मर्ष्या की बात करें तो मर्ष्या देखो राणे जगपत राम मर्ष्या, ये मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट। तो ये मर्ष्या का नाम रखना, कौन सा मर्ष्या है? राणी जगपत राम मर्ष्या। अब मर्ष्या भी हो गया, प्रकाश भी हो गया, वात भी हो गया। अब चलते हैं रासो, और पर्ची भी हो गया अपना, और ख्यात भी हो गया। अब देखो रासो। रासो राजा की महानता वीरता युद्ध का वर्णन हो जिसमें, वो रासो होता है। जैसे रासो ये रे रासो के देख लो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, संगत रासो, खुमान रासो। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनके रचयिता से। तो देखो पृथ्वीराज रासो है, किन्होंने लिखा? चंद्रबरदाई ने। और सभी को पता ही है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था, ठीक है। फिर विशलदेव रासो की बात करते हैं, नरपति नालय। देखो देव पीछे लग रहा है विशलदेव ने। देव होता है ना, पति को देव के समान मानना चाहिए। पति नर ही तो होता है, एक नारी तो नहीं होती, तो देव के समान मानना चाहिए। फिर संगत रासो याद करवाया था मैंने कि संगत, गंदी संगत में कोई पड़ जाता है तो घर वालों को ये आस नहीं होती कि गंदी संगत में पड़े, घर वालों को आस होती है कि वे अच्छी संगत में रहे, गंदी संगत में ना पड़े। आस ऐसी आस होती है कि उनका बेटा संगत गिरे ना गंदी संगत में, से थोड़ा कनेक्ट कर लेना। फिर खुमान रासो, देखो रासो रासो आ रहे सारे रासो है। तो रासो में क्या होता है? राजा की महानता वीरता युद्ध इनका सबका वर्णन होता है रासो में। तो रासो, खुमान रासो। और देख लो दलपत विजय, देखो पीछे आ रहा है मान। मान किस पे होता है? मान किस पे किया जाता है? जो विजय प्राप्त करता है दलों में, दलपत विजय याद रह जाएगा। बार बार बता रही हूँ, पीछे पहले किए थे तब भी ये आया था, तो अपनों ने इसको ट्रिक से याद किया था। कनेक्ट करते हैं ना, ट्रिक कुछ ही नहीं है, वो ट्रिक नहीं होती है, थोड़ा कनेक्ट करके याद कर लेते तो भूलते नहीं है। जो ये खुमान रासो है ना, दलपत विजय द्वारा रचित, इस खुमान रासो में किसका इतिहास है? खुमान रासो में तो जो मेवाड़ का शासक जो बप्पा रावल का तो नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा मैंने हिस्ट्री में करवाया बप्पा रावल के बारे में कि नाम से ही बप्पा रावल है। तो देखो मेवाड़ शासक जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का इतिहास है इसमें खुमान रासो में। और बप्पा रावल पे वैसे भी मान बनता है, तो भाई मान तो बनता ही है। तो बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का इतिहास है। वास्तविक संस्थापक जो नहीं, बप्पा सबका ही बप्पा, इसे ले लेना। रतन रासो, देखो रासो कौन से? रतन रासो, राणो रासो, मानचित्र रासो,
कायम खा रासो, प्रताप रासो, ये सारे के सारे रासों से संबंधित है। कुछ नहीं इनके रचयिता को याद करना है अच्छे से। तो रतन रासो के कौन है? कुंभकर्ण। और राणा रासो के दयालदास। और मानचित्र रासो के कवि नरोत्तम। मैंने ऐसे करवाया था। मानचित्र कौन बनाते हैं? मानचित्र एक इंसान ही बनाता है, मतलब नर या कवि ऐसे ले लेना। और नर जो बनाएगा ना मानचित्र, वो उत्तम ही बनाएगा, नरोत्तम, उत्तम ही। तो मानचित्र रासो कवि नरोत्तम ने लिखा भाई। और राजा मानसिंह के समय लिखता है। मैं से मानचित्र, मैं से मानसिंह के समय लिखते हैं कवि नरोत्तम। और कायम खा रासो ये शायद आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये नियामत खाजान कवि जान द्वारा, यानी कि नियामत खा या कवि जान द्वारा ही रचित है कायम खा रासो। प्रताप रासो जाचिक जीवन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे लोग प्रताप होते हैं ना, जो प्रताप लोग होते हैं, उनको जांचा जरूर जाता है। तो जांचिक प्रताप लोगों को जांचा जाता है। प्रताप से जांचिक जीवन, प्रताप रासो के जांचिक जीवन। अभी सारे रासों के याद हो गए। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, विश्वल देव रासो नरपति नाला, संगत रासो गिरधर आस्या, कुमान रासो दलपत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण, राणा रासो दयालदास, मानचित्र कवि नरोत्तम, और कायम खा रासो नियामत खाजान, प्रताप रासो जाचिक जीवन। बात करते हैं विगत की। देखो विगत में मैंने बताया इतिहास की वह पुस्तक जिसमें प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी देती है। जैसे अब विगत में कौन कौन सी है विगत? देखो मारवाड़ प्रगनारी विगत हो गई, तो अभी इसको पढ़ेंगे। तो विगत में मारवाड़ प्रगनारी विगत। तो ये मारवाड़ प्रगनारी विगत किन्होंने लिखी थी? मोनोद नैणसी लिखते हैं। तो विगत का याद रखना, मारवाड़ प्रगनारी विगत मोनोद नैणसी ने लिखी। और इसे जो मोनोद नैणसी है ये लिखते हैं, इनको क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोद नैणसी को क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर। और आगे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैंने 2 जगह लिखा है, बार बार इसलिए लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। कई बार अगर डीपली क्वेश्चन आ जाता है, देखो पढ़ा होता है सबका, कई बार कईयों का नहीं पढ़ा होता ये लाइन। अगर वहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ा है तो ऐसे सोच के देखो वो क्वेश्चन सबसे हटकर होता है, सबसे अलग होता है, वो आपका सही होता है, किसी का नहीं होता। तो जो मारवाड़ प्रगनारी विगत है, इस विगत में बात करें तो इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जनगणना की, भूमि, फसलों, सिंचाई, मतलब इससे संबंधित। तो आप याद रखना, जनगणना होगी, भूमि होगी, फसलों, सिंचाई, इनसे संबंधित जानकारी जो मिलती है मारवाड़ प्रगनारी विगत में मिलती है। इम्पोर्टेंट है ये वाला अच्छे से, ठीक है ना। और मोनोद नैणसी को मारवाड़ा गजेटियर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कहावत। कहावत क्या है? अकाल, तीजो फुरियो आठवें काल। जैसे कहावत तो ऐसे पढ़ी होगी, तीजो फुरियो आठवें काल। राजस्थान में हर तीसरे साल फुरियो, मतलब अर्धकाल, तीसरे साल फुरियो अर्धकाल है। वह प्रतिवर्ष में भयंकर अंकाल पड़ना। कहावत होती है, कहावतें तो बोली जाती है, वो पता ही होगा। और एक रहेगी आड़। आड़ का सभी को पता होगा। तो ये पहली था लिखा हुआ, मतलब पहली आड़ होती है जिसको हियाली आदि शब्द से, हियाली से भी बोला जाता है पहली को, आड़ी, पहली से बोल देते हैं। तो देख लो जो शैलियां हैं राजस्थान की, इसमें सबने अपनों सारी शैलियां देख ली और इसको विस्तार से भी पढ़ लिया। बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। अपने कन्हैया लाल सेठिया, सबसे पहले बात करते हैं कन्हैया लाल सेठिया। तो इनका जो जन्म होता है कन्हैया लाल सेठिया का सुजानगढ़ चूरू में, इम्पोर्टेंट है। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है ना, वो देखो पाथल और पीथल। अब इन दोनों से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। देखो इनकी कन्हैया लाल सेठिया की प्रसिद्ध कविता पाथल और पीथल, एक पाथल और एक पीथल। पाथल किसके लिए प्रयुक्त किया गया और पीथल किसके लिए है? तो ये ध्यान रखना, पीथल, पीथल में मात्रा लगी हुई ना, कभी भूलोगे नहीं, इसे याद कर लेना। पाथल, महाराणा प्रताप नाम सुना है आप सभी ने। तो महाराणा प्रताप जब लिखते हैं, क्या उसमें कोई ऊपर मात्रा आ रही है? नहीं आ रही। और पृथ्वीराज में जब लिखते हैं उसकी ई की मात्रा आती है, तो पीथल में ई की मात्रा आती है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो दोस्तों, पाथल में आ की मात्रा आ रही है और महाराणा प्रताप में सभी में आ की मात्रा आ रही है। तो आपको ध्यान रह जाएगा, पाथल है वो महाराणा प्रताप के लिए, पीथल में ई की मात्रा आ रही है और पृथ्वी में भी ई की मात्रा आ रही है। ऐसे कनेक्ट करके याद करोगे तो भूलोगे नहीं। तो ध्यान रह जाएगा, पाथल इनके लिए और पीथल इनको कहा गया, इनका मतलब इसके लिए उपयोग किया गया है। इनके अलावा जो अन्य रचनाएं हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है सारी की सारी। देख लो, कन्हैया लाल सेठिया की धरती दोराड़ी, पाथल पीथल इनकी भी है, लील टांस इनकी है, जमीन रो धनी कुण इनकी है, मीजर मायड रो हेलो है, और शब्द ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है पुरस्कार से। और मैंने इसके अलावा भी लिखी है, जहाँ से मेरे को मिली है, जिस बुक से मैंने सारी लिख ली, कोई भी क्वेश्चन आता है
तो 11वीं 12वीं के बुक्स में भी अगर लिखी हुई है तो सारी आ जाती है इसमें। तो अन्य रचनाएं देखो, रादुहा, अघोरी काल, रमणीयो, मतलब ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया, देखो सेठ लोग दुकान में जरूर होते हैं ना, तो इस वाले कन्हैयालाल सेठिया को अपने क्या लेना है, धरती से, जमीन से कनेक्ट करना है। तो सेठिया धरती दोराणी ये लिखते हैं, जमीन रोधणी तो सेठिया जमीन रोधणी कुण ये लिखेंगे, मीझर माइड रोहिल्लो है। तो देखो सेठिया जमीन रोधणी की बात हो रही है तो माइंड रोहिल्लो है, ये इनकी आ जाती है, शब्द भी इनकी है। और रादुहा, अंगोरी काल, रमणीयो ये सारी इनकी आ जाती है। अब इनसे अगर डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, देखो इनकी कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना है ना लील टांस, इस लील टांस जो ये रचना है इसके लिए इनको 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो लील टांस के लिए मिलता है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 1976 में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे याद करोगे भी लील टांस के लिए, तो आप लो लील टांस से लो लालटेन। जब भी पहले जब लाइट नहीं हुआ करती लालटेन से पढ़ा जाता था, तो ऐसे लोग पढ़ते थे, तो सेंटर में केंद्र में रख करके लालटेन को पढ़ते थे। तो केंद्र से केंद्रीय साहित्य अकादमी हो जाएगा। अकादमी से लो आदमी पढ़ता था उस टाइम, ठीक है ना, साहित्य पढ़ता था, ऐसे ले लेना। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला लील टांस को 1976 में। ऐसे ले लो छंत्र वाला जमाना, ठीक है ना, 1976 ऐसे ले लेना, उस समय की बात, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लोगे तो याद रह जाए, 1976 में मिलता है। तो लील टांस की याद रहेगी। आगे बात करते हैं शब्द, क्योंकि इन सब का फिर अगर सन याद करेंगे और इनको मतलब याद करेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा। तो जो शब्द है इनकी ही रचना है कन्हैयालाल सेठिया। शब्द के लिए 1987, देखो शब्द से शब्द में सैर है, 87 में भी सै, 87 में भी शब्द आ रहा है। और शब्द 1987 याद रखना। 1987 में सूर्यमल मिशन को पुरस्कार मिला। सूर्यमल सै से सूर्यमल, सै से शब्द, तो सूर्यमल मिशन को शब्द के लिए, सॉरी सूर्यमल मिशन को नहीं, सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिला, ठीक है ना। किनको, कन्हैयालाल सेठिया को। तो सूर्यमल मिशन मिला, सै से सूर्य, सै से शब्द, सूर्यमल मिशन जो पुरस्कार मिला शब्द के लिए, और कन्हैयालाल सेठिया को 1987 में। तो ये सारी इनकी है भाई कन्हैयालाल सेठिया को। तो पुरस्कार जो मिलता है सूर्यमल मिशन मिलता है इधर शब्द के लिए, और इधर जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वो लील टांस के लिए। ऐसे कनेक्ट करके भूलोगे नहीं। फिर आगे देखो, एक नी ग्रंथ भी इनकी रचना है। ये सारी इनकी है, नी ग्रंथ कन्हैयालाल सेठिया की है। अब ऐसे लोग नी ग्रंथ कैसे याद करोगे, सेठ लोग होते हैं ना, खाता वगैरह लिखते हैं तो उनके पास एक बड़ा सा ग्रंथ होता है भाई, तो नी ग्रंथ ऐसे कनेक्ट कर लेना। तो 1988 में नी ग्रंथ रचना के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला भाई, तो ये याद कर लेना, नी ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिलता है 1988 में। तो आगे और देखो, इन्होंने 2004 में पद्मश्री, 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि कन्हैयालाल सेठिया पढ़ रहे हैं अपने सारी, इसमें अपनों ने पढ़ ली जो इनकी रचनाएं हैं। और जो इनकी पहली कविता पाथल और पीथल है, पाथल महाराणा प्रताप के लिए, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। सुजानगढ़ चूरू में जन्म होता है। फिर जो इनको पद्मश्री मिलता है वो तो 2004 में। देखो पद्मश्री नाम छोटा है और राजस्थान रत्न पुरस्कार बड़ा है, तो 4 का तिगुना कर दो, 4 का तिगुना 4 का 12, तो 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिलता है, 2004 में पद्मश्री मिलता है कन्हैयालाल सेठिया को। अब मुझे लगता है कन्हैयालाल सेठिया से आपको याद हो गए सारे के सारे। मोटा मोटा देख लेते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की पीतल पातल है, धरती दोराणी, मीजर, मायरो हेलो, जमीन रो धनी कुण, लीलटान, शब्द भी इनके, नी ग्रंथ भी इनके। इनके अलावा अगर पढ़ो तो ये थोड़ी सी और देख लेना डीपली। नी ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिलता है, ये याद हो गया। आगे बात करते हैं डॉक्टर सीताराम लालस, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीताराम लालस का जो जन्म होता है नरेवा गांव जोधपुर में। और ये ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का जो सबसे बड़ा शब्दकोश तैयार किया गया वो इन्हीं का ही है। ये शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश, ये राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा तैयार किया गया शब्दकोश, जिसमें 2 लाख लगभग शब्द थे। तो भाई इतना बड़ा शब्दकोश जब सीताराम लालस ने तैयार किया गया है तो इनको कुछ तो कहा गया होगा, इसलिए इनको राजस्थानी जुबा की मसाल कहा गया। परंतु किन्होंने, जो एनासाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, इन्होंने इनको राजस्थानी जुबा की मसाल कहा भाई, ये ध्यान रखना।
तो सीताराम लाल की बात करें तो जो राजस्थानी शब्दकोश है, ये राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश है। 2 लाख लगभग शब्द और नरेना गांव में जन्म होता है और इनको राजस्थानी जुबा की मिसाल भी कहा। एनासाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने इनको कहा। भाई बात करते हैं दुर्सा आडा की। लो भाई, दुर्सा आडा, द से दुर्सा, द को ध बना दो। धुंधला गांव में इनका जन्म होता है, पाली में। देखो नाम में ही याद हो जाता है दुर्सा आडा। आडा टेढ़ा चल रहा था भाई दुर्सा, क्योंकि धुंधला धुंधला दिख रहा था, इसे ले लो। पाली में जन्म होता है इनका, धुंधला गांव है। और जो दुर्सा आडा है ये अकबर के दरबारी कवि थे भाई, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो विरुद्ध छतरी, किरतार बावणी। नाम ही दुर्सा आडा है तो किरतार बावणी अलग नाम है। दुर्सा आडा बावणी ऐसे लो छतरी, विरुद्ध छतरी। अब ऐसे लो दुर्सा आडा, आडा टेढ़ा चल रहा था भाई और छतरी हाथ में थी। अब विरुद्ध छतरी के विरुद्ध चल रहा था, दिख नहीं रहा था भाई। ऐसे कनेक्ट करो इसको, किरतार बावणी, तो इससे थोड़ा कनेक्ट करके याद हो जाता है। अन्य रचनाएं देखो, विरमदेव सोलंकी रा दुहा, झूलना अमर सिंह जी रा, ये इनकी अन्य रचनाएं हो जाती है। ये 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, विरुद्ध छतरी, किरतार बावणी, दुर्सा आडा की है। इसके अलावा विरमदेव सोलंकी रा दुहा भी इनकी है, झूलना अमर सिंह जी रा ये भी इनकी है। और एक चीज ध्यान रखना, दुर्सा आडा की जो ग्रंथ है ना, पृथ्वीराज राठौड़ का जो ग्रंथ है एक, पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ कौन सा, वेली किसनरी रुक्मणी। इसको जो दुर्सा आडा है ना, उन्होंने 5वां वेद 19वां प्राण कहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेली किसनरी रुक्मणी रा ग्रंथ अपने पढ़ के आए, जो किसका है, पृथ्वीराज राठौड़ का है। इस पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ को, वेली किसनरी रुक्मणी को, दुर्सा आडा ने कह दिया 5वां तो वेद कह दिया, 19वां प्राण कह दिया। और एक चीज ध्यान रखना, दुर्सा आडा की बात करें तो जो माउंट आबू है उसमें, यानी कि जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है ना, जो माउंट आबू में, उसमें इनके पित्तल की प्रतिमा लगी हुई है दुर्सा आडा की, अचलेश्वर महादेव मंदिर में, ध्यान रखना। लो भाई, दुर्सा आडा भी हो गया अपना। लो भाई, अब आगे का करते हैं, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। तो इनका जो जन्म होता है देवगढ़ राजसमंद में। और रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है ना, इसका ध्यान रखना कि राजस्थान में जो राज्यसभा इसमें ये सांसद रही है, जो कि राजस्थान विधानसभा की सदस्य है और राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है भी रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है ना, ये राजस्थान विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी है और राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है, जो राजस्थान में राज्यसभा में सांसद रही, ठीक है ना। अब इनकी रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की जो प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो ये देखो कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखो कैसे कनेक्ट कर करके अपने थोड़े थोड़े याद करते हैं इनको। देखो, रानी कुमारी लक्ष्मी चुड़ावत, चुड़ावत से आप लोग चुड़ैल, चुड़ैल लेना है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, चुड़ैल की बात करते हैं, चुड़ैल रखना है भाई। तो देखो, मांझल रात, रात थी भाई, मंझली रात ऐसे लो, मांझल रात थी, ठीक है ना। रात को बातें चल रही थी, अमोलक बात, यानी कि ऐसे लो अनमोल बात चल रही थी, मांझल रात को अमोलक बात, ठीक है ना। तो बात कैसी चल रही थी, केरे चकवा बात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ऐसी बातें चल रही थी ऐसे लो। और डूंगर जी जवाहर जी री भी बातें रात को चल रही थी, मांझल रात को। चुड़ावत से चुड़ैल रखना है यहाँ पर। बात करें अपने थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करके याद करते हैं कहानी से, तो सारी याद हो जाएगी। एक आधी याद भी नहीं होएगी तो कोई जरूरी नहीं वो आए। तो देखो, मांझल रात, रात को बातें चल रही थी, अमोलक बातें चल रही थी, केरे चकवा बात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ये ऐसी कहानियां मतलब बातें चल रही थी रात को। डूंगर जी जवाहर जी री भी बात चल रही थी और पाबू जी री बात, सारों की बातें चल रही थी रात को। मांझर पाबू जी की बात चल रही थी, चकवा चकवीरी, डूंगर जी जवाहर जी, ये सभी की अमोलक बात चल रही थी। उसी समय क्या हुआ, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। तो गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा से लो भाई, ऊंचे ऊंचे से कोई सामान कुछ चीज गिरा तो किसी को लगा, ऐसे ले लो मुम्मल है, मुम्मल कोई कहानी बता रही है, उस मुम्मल को ऐसे लगा कि भाई चुड़ैल आ गई। जब भी रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत आता, चुड़ावत से चुड़ैल आ गई, तो फिर मुम्मल ने कहा भागो बारमली, भागो बारमली, रात को मंझल रात है, किसकी कहानियां सुन रही है, भागो जल्दी भागो बारमली। चुड़ावत से चुड़ैल आ गई, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ैल। शायद ऐसे कनेक्ट करके याद करो, शायद याद रह जाए। मैंने इसलिए थोड़ा सा ही अपने हिसाब से बताने की कोशिश करी है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि मेरा बस एक ही उद्देश्य रहता है किसी तरह कनेक्ट करवा के याद करवा दूं। क्या पता ये याद हो जाए। अगर ऐसे याद भी होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर भी, हाँ ऐसे याद होता है, नहीं होता है तो मैं सीधा पढ़ा दिया करूंगी। तो आगे देखो, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है, इसको 1984 में तो पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला भाई। तो ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की, और देवगढ़ राजसमंद में इनका जन्म होता है। ये देखो क्या क्या रह चुकी है,
राजस्थान विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी है और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पढ़ के आए हैं पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल नाम से साहित्य रचना करते हैं भैया। और जो अपने पढ़ा था पाथल, पाथल और पित्थल पढ़ा था। पाथल है ना, पाथल वो महाराणा प्रताप से, ठीक है ना। और पृथ्वीराज राठौड़ है, ये देखो अकबर के दरबारी कवि थे भाई, ठीक है। और बीकानेर शासक है ना कल्याणमल, उनके तो पुत्र और राय सिंह के भाई थे। तो देखो पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के ब्रदर भाई थे, ठीक है। और अकबर के दरबारी कवि थे और पित्थल नाम से साहित्य रचना करते हैं पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। अब बात करते हैं अकबर है ना, अकबर इन्होंने गागरोन दुर्ग सौंप दिया इनको। और वहां पर वेली किशन रुक्मणी री ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा। तो जो वेली किशन रुक्मणी रा ग्रंथ है डिंगल भाषा में लिखा गया। और इसमें बात करें तो इस ग्रंथ में जो वर्णन किया गया वेली किशन री रुक्मणी का, वैसे वेली वैसे विवाह स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। किसका? भगवान कृष्ण और रुक्मणी, इनके विवाह का वर्णन है वेली किशन री रुक्मणी। तो देखो रुक्मणी किशन से भगवान कृष्ण, तो वेली किशन री रुक्मणी है डिंगल भाषा में। और भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है इस ग्रंथ में। और जो अकबर है इन्होंने गागरोन सौंप दिया था। और वहां पर ही जब गागरोन सौंपा वहां पर ये वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखते हैं भाई, जो डिंगल भाषा में, इसमें इनका विवाह का वर्णन है। फिर बात करते हैं जो एलपी टेंसिटोरी है ना, इन्होंने क्या कहा इनको, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स कहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एलपी टेंसिटोरी है, ये पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स कहते हैं भाई। और इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं पृथ्वीराज राठौड़ की। देखो दशम भागवंत रा दुहा, गंगा जी रा दुआ, ठाकुर जी रा दुआ, दुहा जहाँ आ रहा है दशम भागवंत रा दुआ, गंगा जी रा दुआ, ठाकुर जी रा दुआ। तो ये सारे पृथ्वीराज राठौड़ की है भाई रचना। एक गंगा लहरी और रचना पृथ्वीराज राठौड़ की है जो कि डिंगल भाषा में है, गंगा लहरी। अब उम्मीद है पृथ्वीराज राठौड़ भी आपको समझ में आ गया। पृथ्वीराज राठौड़ है ये अकबर के दरबारी कवि थे और पित्थल नाम से साहित्य रचना करते रहे। जो पाथल और पित्थल बताया, पाथल मैंने महाराणा प्रताप से संबंधित बताया था। और ये अकबर के दरबारी कवि और बीकानेर शासक, जहाँ उनके कल्याणमल उनके तो पुत्र है और राय सिंह के ब्रदर है, ठीक है। आगे देखो भाई मुहनोत नैणसी। मुझे लग रहा है दोस्तों वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसलिए पार्ट 2 और बना देंगे। देखो मुहनोत नैणसी रह गया और रह गया विजयदान देथा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें कर्नल जेम्स टोड रह गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है सभी को कि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर बात करें तो सूर्यमल मिशन रह जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें तो कवि श्यामल दास ददवाड़िया, थोड़ा बहुत है कि इनके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। और फिर एलपी टेंसिटोरी ये रह जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो ये इतने ही रहते हैं, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, एक आधा छोटा मोटा रहता है वो समझा दूंगी। और बाकी सारे के सारे आ जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा और क्वेश्चन कोई बार भी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों।